Hello students, welcome to VGA Creative Classes with Vijay sir. Today we are explain a topic matrices for class 12th. लेक्चर इससे पहले भी हमने इसका लेक्चर बनाया था, लेकिन हम स्टार्टिंग से लेक्चर फर्स्ट से ही मैट्रिक्स को दोबारा से बताएंगे। तो एक बार इस मैट्रिक्स को हम समझते हैं। सबसे पहला वर्ड यहाँ पर आया मैट्राइसिस। तो मैट्राइसिस जो वर्ड है वो प्लूरल वर्ड है किसका? मैट्रिक्स का। यानी ये हमारा है सिंगुलर वर्ड और इसका जो प्लूरल वर्ड है वो हमारा है मैट्राइसिस। सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए, ठीक है। अच्छा, अब इसके बाद हम बात करेंगे मैट्रिक्स। व्हाट इज मैट्रिक्स? मैट्रिक्स क्या होती है? तो मैट्रिक्स को जब हम डिफाइन करेंगे तो डिफाइन करने का मेथड क्या है? सबसे पहले एक बार हम इसको समझते हैं, एग्जांपल से पहले देखते हैं। डिफाइन तो हम इसको बाद में करेंगे, पहले एक बार इसका एग्जांपल देखो। मानो हमने यहाँ पर एक स्क्वायर ब्रैकेट में कोई से नंबर लिख दिया 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये नंबर लिख दिए, ठीक है। तो यानी कि हमने क्या लिखा है यहाँ पर? एक रेक्टेंगुलर ब्रैकेट है जिसमें हमने जिसको बोलते हैं एलिमेंट्स या फंक्शंस को अरेंज किया है। यानी कि मैट्रिक्स एक ऐसा मेथड है जिसमें हम एलिमेंट्स या फंक्शन को अरेंज करते हैं, वही हमारा क्या है? मैट्रिक्स है। यानी इसको अगर हम डिफाइन करेंगे तो हम किस तरह डिफाइन करेंगे? इट इज एन ऑर्डर, ठीक है, इट इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर अरे। अरे का मतलब यहां पर है अरेंजमेंट। बाद में हम इसको दोबारा से एक बार बताएंगे मीनिंग क्या है, ठीक है। इट इज एन ऑर्डर ऑफ रेक्टेंगुलर अरे ऑफ नंबर या एलिमेंट्स। नंबर ही बोल सकते हैं, एलिमेंट्स बोल सकते हैं, या क्या बोल सकते हैं हम यहाँ पर? फंक्शंस भी बोल सकते हैं। कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। सबसे पहले समझ लो ओवरऑल इसका मीनिंग क्या है, ध्यान दो पहले तक। ये जो नंबर है इनको हमने एक प्रॉपर एक ऑर्डर में अरेंज किया है। ऑर्डर का मतलब ये है कि अगर मैंने इसमें 3 एलिमेंट लिखे हैं तो हर जगह 3 ही, ये एक ऑर्डर है। स्ट्रेट में सबसे पहले ये पता होना चाहिए, जो हॉरिजॉन्टल कंडीशन होती है इसको हम बोलते हैं रो। क्या बोलते हैं हम इनको? रोज बोलते हैं। क्लियर है? ये सब हमारी क्या है? रो हैं। और वर्टिकली ये हमारे होते हैं कॉलम। वर्टिकली क्या होते हैं? ये हमारे कॉलम। ये पता होना चाहिए, ठीक है। यानी चाहो तो हम इसको इस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं R1 R2 एंड R3, और इसको हम लोग लिख सकते हैं C1 C2 C3। यानी कि ये जितने भी नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इनको हमने अरेंज किया है एक प्रॉपर मेथड से। हमारे पास अगर 3 रो हैं तो 3 कॉलम है। ये जरूरी नहीं है कि ओवरऑल 3 और 3 होना चाहिए, मतलब एक प्रॉपर मेथड होना चाहिए, चाहे वो 2 रो हो या 3 कॉलम हो। ये तो डिफाइन करेगा कंडीशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। अच्छा स्टूडेंट, तो हमने अभी समझा था यहाँ पर कि कोई भी एक मैट्रिक्स है। दोबारा से हम एक बार इसका एग्जांपल ले रहे हैं। एग्जांपल हमने लिया 2 3 4 5 6 7। मान लो ये हमने एक एग्जांपल ले लिया। क्लियर है? हमारे पास 3 रो हैं R1 R2 एंड R3, और ये हमारे पास C1 और C2। यानी कि हम यहाँ से वो लिख सकते हैं कि हॉरिजॉन्टल कंडीशन, हॉरिजॉन्टल रिप्रेजेंट्स रोज एंड वर्टिकल रिप्रेजेंट्स कॉलम। जो वर्टिकल हमारे पास होंगी वो रिप्रेजेंट करेंगे कॉलम को, और हॉरिजॉन्टल किसको रिप्रेजेंट करेगा? रो को। इतना तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पर हम बात करेंगे ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। इनका ऑर्डर क्या है? तो अब यहाँ पर एक नया टॉपिक आता है, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के बारे में पहले समझो। ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स क्या होता है? कोई भी हमारे पास एक मैट्रिक्स अगर गिवन है, अगर हमें उसका ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स अगर फाइंड आउट करनी है तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स किसके इक्वल होता है कि नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, ठीक है। नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम इज ऑल्सो इज इक्वल टू टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। पहले ध्यान से समझो क्या हमने यहां पर बता दिया है। अगर हमें किसी भी मैट्रिक्स की ऑर्डर अगर हमें किसी मैट्रिक्स का अगर फाइंड आउट करना है तो हम यहां से करेंगे क्या? नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे वो किसके इक्वल होगा? टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स। जैसे ये हमारे पास एक दिया गया, ये मैट्रिक्स है,
तो नंबर ऑफ रोज, रोज हमारे पास कितनी 3 कर दिया। नंबर ऑफ कॉलम, तो कॉलम हमारे पास कितने 1 और 2, तो 2 कर दिया। क्लियर है। अब 3 और 2 का मल्टीप्लाई अगर हम करेंगे तो 6, तो 6 देखो 1 2 3 4 5 6, तो वही चीज़ मैंने यहाँ पर बताई थी, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स, ये किसके इक्वल होता है, टोटल एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स या टोटल फंक्शन ऑफ ए मैट्रिक्स। यानी हम जब ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स को जब फाइंड आउट करेंगे तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स का मीनिंग ही होता है नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ एलिमेंट्स। यानी जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या, मान लो कोई सी एक मैट्रिक्स हमें दे दी गई। क्लियर है। कोई भी एक मैट्रिक्स हमें दे दी गई, मान लो हमने यहाँ पर ए मान लिया, आई और जे, आई और जे, यहाँ पर आई और जे का मतलब है आई रिप्रेजेंट करेगा रो को और जे रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। सपोज करो यहाँ पर आई और जे हैं, अब आई और जे दोनों ही डिफरेंट वैल्यू से शो करेंगे हम। अब आई रिप्रेजेंट करेगा किसको, यहाँ पर ये रिप्रेजेंट करेगा रो को और ये रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। अब हमने यहाँ पर मान लिया कि रो हमारे पास है m और कॉलम हमारे पास है n, तो ऑर्डर इसका हो जाएगा m मल्टीप्लाई n। समझो पहले इस चीज़ को कि इसमें हम बताना क्या चाह रहे हैं कि ऑर्डर को हम किस तरह से फाइंड आउट करेंगे। अच्छा स्टूडेंट, अभी हमने रिप्रेजेंट करने का जो मेथड बताया जनरल रिप्रेजेंटेशन, इसका एक बिल्कुल इजी मेथड भी है। मान लो कोई भी हमने एक मैट्रिक्स मान ली, अननोन मैट्रिक्स है। क्लियर है। अननोन मैट्रिक्स है तो ऑर्डर लिखने का मतलब क्या होता है, नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम, ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हो। ठीक है। नोट्स को प्रॉपर तरीके से तैयार करो, क्योंकि जब तक नोट्स आप तैयार नहीं करेंगे बिल्कुल भी समझ में नहीं आना है। अच्छा, तो नोट डाल के हम यहाँ पर ये भी लिख सकते हैं, नंबर ऑफ फंक्शन इन ए मैट्रिक्स। इसके हम एंट्रीज की बात करेंगे कि जो एलिमेंट्स हम इसमें लिखते हैं उनकी एंट्रीज अपनी क्या होती है। ठीक है। तो नंबर और फंक्शन इन ए मैट्रिक्स आर कॉल्ड एंट्रीज या एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। समझो पहले इस चीज को, मतलब जो भी नंबर हम इसके अंदर फिल करते हैं, जो भी नंबर इसके अंदर हम लिखते हैं, जो भी फंक्शन हम इसके पास लिखते हैं, तो वो मैट्रिक्स की या तो एंट्रीज होती हैं या हम जिसको हम बोलते हैं एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम बात करेंगे यहाँ पर, नेक्स्ट टॉपिक हमारा आएगा एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स का मतलब उनके एलिमेंट्स का हमें एड्रेस यहाँ से फाइंड आउट करना होगा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स एलिमेंट्स। देखो यहाँ से, जैसे हमने एक एग्जांपल लिया, बेसिक एग्जांपल है, कोई एक मैट्रिक्स है हमारे पास ए। क्लियर है। इसके पास अपने एलिमेंट हैं 3 5, ठीक है, 4 या 2 1 8। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डिफरेंट ऑर्डर की हो सकती है, इतना बड़ा कोई इशू नहीं है। समझो पहले इधर हमारे पास ये R1 है, ये R2 है, और ये हमारे पास C1 है, C2 है और ये C3 है। हॉरिजॉन्टल रो को रिप्रेजेंट करेगा और वर्टिकल किसको रिप्रेजेंट करेगा, कॉलम को। ठीक है। इनके एड्रेस की जब हम बात करेंगे तो एड्रेस देखो हम कैसे फाइंड आउट करते हैं उसको पहले देखो। यहाँ से एड्रेस को चाहो तो ए से रिप्रेजेंट कर लो, ए से रिप्रेजेंट। यहाँ पर जो भी हम एंट्रीज इसकी शो करेंगे वो ए से ही शो करेंगे। ठीक है। देखो यहाँ से अब 3 है तो 3 देखो कॉलम, सबसे पहले हम रो को देखेंगे तो रो का मतलब फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, तो यानी यहाँ पर तुम लिख सकते हो A11। देखना यहाँ से ये हो गया A11। अब जब हम 5 की बात करें तो रो तो है फर्स्ट, यानी रो तो है फर्स्ट लेकिन कॉलम कौन सा है, दूसरा, इसका मतलब A12। इसी तरह से जब हम इस 4 की बात करेंगे तो रो तो है फर्स्ट लेकिन कॉलम है तीसरा, इसका मतलब 13। ये एड्रेस हैं। जैसे 2 की बात करें हम तो रो है दूसरी है, तो 2 दूसरी रो हो गई लेकिन कॉलम है फर्स्ट। सेम कंडीशन ये
रो तो है दूसरी, कॉलम है दूसरा, रो भी है दूसरी और कॉलम है तीसरा। तो यानी कि अब यहाँ पर एक चीज़ और समझ लो, एड्रेस सभी को समझ में आ गए होंगे कि एड्रेस हमने यहाँ से कैसे फाइंड आउट किया है। यानी तो यहाँ से 2 1 का मतलब है कि रो दूसरी है और कॉलम फर्स्ट है। तो सबसे पहले हम रो को देखते हैं, क्लियर है। जब हम अगर इसकी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की बात करते हैं कि इस मैट्रिक्स का ऑर्डर कितना होगा, तो देखो यहाँ से सबसे पहले रो, तो 2 हमारे पास हो गई रो और उसके बाद कॉलम C1 C2 और C3, तो ये हो जाएगी यहाँ पर 3, यानी कि ये हो जाएगा इसका ऑर्डर। अच्छा, तो इसके जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में हम बात करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा उसको भी एक बार हम देखते हैं। जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ मैट्रिक्स, मैट्रिक्स का जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा एक बार उसको भी हम देखते हैं, ठीक है। अब मान लो कोई हमारे पास एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं, यानी कि हमने यहां पर माना लेट वी अ मैट्रिक्स, ठीक है, ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स, देन मैंने एक मैट्रिक्स यहां पर मान ली है कि एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके पास m रोज हैं, यानी नंबर ऑफ रोज कितनी m और n कॉलम्स हैं। तो अब उसके बाद क्या होगा, जैसे मान लो कोई मैंने एक मैट्रिक्स मान ली लेट ए, ठीक है, लेट ए बी द मैट्रिक्स, लिखना चाहो लिख दो यहाँ पर, लेट ए बी अ मैट्रिक्स ऑफ m रोज एंड n कॉलम्स। ए एक ऐसी मैट्रिक्स है जिसके पास m रोज हैं और n कॉलम्स हैं। अब लिखने का मेथड एक बार देखो सभी, सबसे पहला यहाँ पर आएगा फर्स्ट एलिमेंट, यानी हमने यहाँ पर लिख दिया 1 और 1, समझ में आ रही है कैसे लिख रहे हैं हम, क्योंकि 1 1 का मतलब है पहली रो है और पहला ही कॉलम है। इसी तरह से ये पहली रो दूसरा कॉलम, फर्स्ट रो तीसरा कॉलम, डेड डैश करके यहाँ पर आ जाएगा फर्स्ट रो, लेकिन कॉलम की जब हम बात करेंगे तो कॉलम कहाँ तक चल रहे हैं, n कॉलम है, तो यानी यहाँ आ जाएगा n। इस चीज़ को पहले समझो, ये हमने कैसे लिख दिया यहाँ पर, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, ऐसे कितने कॉलम हमारे पास, n कॉलम। तो यानी कि रो तो फर्स्ट रहेगी लेकिन कॉलम कहाँ तक जाएगा, n तक। सेम कंडीशन देखो यहाँ से, अब सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से सेकंड रो और n कॉलम। समझो इस चीज़ को, जनरल रिप्रेजेंटेशन एक बार हम देखते हैं आखिर लॉजिक क्या है इसका, क्योंकि जब तक हम इसकी जनरल रिप्रेजेंटेशन को नहीं समझ पाएंगे तब तक मैट्रिक्स के ऑर्डर कैलकुलेट करने में बहुत प्रॉब्लम होगी। देखो यहाँ से थर्ड, मान लो थर्ड रो फर्स्ट कॉलम, थर्ड रो सेकंड कॉलम, या थर्ड रो थर्ड कॉलम, इसी तरह से थर्ड रो और n कॉलम। इसी तरह से जब हम मूवमेंट करेंगे तो देखो यहाँ से 1 2 3, ये तो रोज, ये क्या हमारे पास, ये तो रो है ना, ये 1 रो हो गई, ये 2 रो हो गई, ये 3, इस तरह से ऐसी कितनी रो हमारे पास है, m रोज। यानी अगर मैं यहाँ से इस तरह से अगर नीचे लेके जाएं इसको, इस तरह से अगर थोड़ा सा और नीचे ले जाएं, डेड डैश करके, डेड डैश रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ इनफाइनाइट कंडीशन, क्लियर है ना। अगर मेरे पास इनफाइनाइट नंबर्स अगर हमें गिवन है तो हम वहाँ पर डेड डैश करके भी शो कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर हमें m रोज गिवन है। तो देखो इस वाली बात करें अगर यहाँ पर, तो ये आएगा m रोज, लेकिन कॉलम कौन सा है, 1, तो यहाँ आएगा 1। इसी तरह से यहाँ पर आ जाएगा m और 2, इसी तरह से यहाँ पर आएगा a m और 3। इसी तरह से देखो यहाँ से, अब m हमारे पास है रोज और n हमारे पास है कॉलम। सबसे पहले इसको देखो, इसको हमने किस तरह से बनाया है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट है इस चैप्टर का। ये अगर समझ में आ जाएगा, इस पूरे चैप्टर में 2 ही चीज़ें हमारे लिए इंपॉर्टेंट हैं, एक सिमेट्रिक स्क्यूसिमेट्रिक, एंड लास्ट टॉपिक हमारे पास आएगा एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन, जो कि हमें एग्जाम में ज़्यादातर देखने को मिलता है। लेकिन फिर भी जो जनरल डिस्कशन है इसमें 1 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे कि मतलब पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, या मतलब जो भी जनरल रिप्रेजेंटेशन के जो भी क्वेश्चंस होते हैं तो वो हमें समझ में आने चाहिए, ठीक है। अब यहाँ से हमने मैट्रिक्स यहाँ से जनरलाइज कर ली कि ये मैट्रिक्स यहाँ पर बन गई। अब इसको अगर हम जनरल तरीके से लिखें तो जनरल तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, समझना पहले इसको, यानी A इज इक्वल टू A I और J। समझो पहले इधर I रिप्रेजेंट करता है रो को और J रिप्रेजेंट करता है कॉलम को। तो I है, J तो मैंने लिख दिया यहाँ पर। अब वो भी ऑर्डर इनका क्या है, m रोज हैं और n कॉलम है। अब तुम यहाँ पर लिखोगे
ये कब पॉसिबल, मतलब व्हेन, तुम यहाँ पर लिखोगे व्हेन i इज इक्वल टू, आई किसके इक्वल है, या आई की वैल्यू भी यहाँ पर लिख सकते हो, अदरवाइज अगर लिखना चाहो तो यहाँ से आई की कंडीशन भी लिख सकते हो कि यहाँ पर जो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन है उसके लिखने का मेथड क्या होता है। क्लास 11th में टॉपिक एक आया था लीनियर इनइक्वलिटीज, तो हम यहाँ पर इनइक्वलिटीज का यूज करेंगे। चाहो तो क्लोज इंटरवल भी यूज कर सकते हो। क्लोज इंटरवल का मतलब क्या है, जैसे देखो यहाँ से अब आई है, हमने आई की वैल्यू 1 से पुट करने की और m तक गया, इन्हीं में लिख सकता हूँ यहाँ पर 1 इज लेस देन और इक्वल टू आई, और i इज लेस देन और इक्वल टू m। देखो यहाँ से क्लियर है, क्योंकि i रिप्रेजेंट करता है रो को, रो हमारे पास m है। अब इसी तरह से इसको लिख सकते हो लेस देन इक्वल टू j और j लेस देन इक्वल टू n। समझो पहले तक ये कंडीशन लिख दी है। अब हमने बोला था हम इसको क्लोज इंटरवल में भी लिख सकते हैं, तो अगर इस बात को अगर हम क्लोज इंटरवल में लिखते तो हम यहाँ पर लिख सकते थे कि I belongs to क्लोज इंटरवल 1, m, या यहां पर हम लिख सकते थे J belongs to क्लोज इंटरवल 1, n। दोनों ही मेथड हमारे ठीक है। तो ये हो गया इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ एड्रेस, ठीक है, एड्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। अच्छा स्टूडेंट, कंसेप्ट हमने काफ़ी समझ लिया। अब थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चंस को हम सॉल्व करते हैं, उसके बाद आगे फिर से कॉन्सेप्ट की तरफ मूवमेंट करेंगे। जैसे यहाँ पर एक क्वेश्चन हमें दिया गया है, इन ए मैट्रिक्स, बिफोर सॉल्व द क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले हम बात करेंगे कि हमारा जो पैटर्न चलेगा, पहले हम एनसीईआरटी के सभी क्वेश्चंस के बारे में डिस्कशन करेंगे। जितने भी एनसीईआरटी के क्वेश्चन हैं पहले हम उनको सभी को सॉल्व कराएंगे। उसके बाद एडवांस क्वेश्चन का मीनिंग है कि जो क्वेश्चन हमारे बोर्ड में आए हुए हैं, ठीक है, बोर्ड प्लस आईआईटी दोनों यहाँ पर हम क्लियर करेंगे। तो पहले समझो इसको कि हम सबसे पहले मूवमेंट करेंगे एनसीईआरटी, बिकॉज एनसीईआरटी गेव द परसेंटेज इन बोर्ड एग्जामिनेशन। क्योंकि जो एनसीईआरटी के क्वेश्चन हम सिर्फ इसीलिए अटेम्प्ट करेंगे क्योंकि एनसीईआरटी के क्वेश्चन से ही हम अपने बोर्ड में जो भी हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चंस, नंबर मतलब काफ़ी अच्छे नंबर ला सकते हैं एग्जाम में। तो इसलिए सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट है एनसीईआरटी। उसके बाद हम एडवांस क्वेश्चन भी अटेम्प्ट करेंगे, जो कि बोर्ड में आए हुए क्वेश्चन वो भी होंगे। और एडवांस का मतलब होता है कि हम आईआईटी या एनडीए वगैरह जो भी क्वेश्चंस मिलेंगे उनको भी हम इसमें सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आप सभी लोग जुड़े रहिए इसके साथ। अच्छा, तो इसमें क्या बोला गया है, इन ए मैट्रिक्स हैज 8 एलिमेंट्स, व्हाट आर द पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स। यानी एक मैट्रिक्स हमें दे दी गई यहाँ पर जिसके 8 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। तो 8 एलिमेंट्स हैं। अब हमसे बोला गया इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे। तो हमने पॉसिबल ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स की अगर हम बात करें तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स में हमने पहले से ही बताया था सॉल्यूशन जब इसका हम करेंगे तो देखो यहां से ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स, तो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। स्टार्टिंग में फॉर्मूला मैंने बताया था कॉलम। तो देखो यहां से पॉसिबल ऑर्डर्स भी अगर हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, तो पॉसिबल ऑर्डर्स का भी हमारा अपना यही पैटर्न होगा कि हम इसके ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स के आगे हम ये भी लिख सकते हैं कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए मैट्रिक्स, क्योंकि हमने बताया था नंबर ऑफ रोज का मल्टीप्लाई अगर हम नंबर ऑफ कॉलम्स में करेंगे तब भी हमें टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स मिलेंगे। अच्छा, पॉसिबल ऑर्डर देखो, अब मुझे 8 एलिमेंट चाहिए तो स्टार्टिंग हम 1 से करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई अगर हम किस में करेंगे, 8 में करेंगे तो पॉसिबल ऑर्डर हो गया। यानी एक तो पॉसिबल ऑर्डर हमारे पास ये हो गया। सेम कंडीशन, मान लो अगर हम 2 का मल्टीप्लाई 4 में कर दें, पॉसिबल ऑर्डर है। सेम कंडीशन 3 के मल्टीपल में कभी 8 आता ही नहीं है, ठीक है, लेकिन 4 के मल्टीपल में बात करें हम 4 × 2 भी कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से 5 में नहीं आता है, 6 में भी नहीं है, 7 यानी लास्ट आ गया 8 × 1। तो यानी कि जब हम इसके पॉसिबल ऑर्डर की बात करें, पॉसिबल ऑर्डर, तो पॉसिबल ऑर्डर क्या हो जाएंगे, यानी कि 1, ठीक है, 1 × 8, 2 × 4, 4 × 2 और यहाँ पर लिख दोगे 8 × 1। दैट्स मीन ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए, ठीक है, पॉसिबल ऑर्डर हो गए। अब इसी तरह से अगर क्वेश्चन में हमें बोला जाता कि हमारे पास नंबर ऑफ एलिमेंट 8 ना हो के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हमें दे दिए गए 16। समझो पहले इस चीज़ को
अब हमसे बोला जाएगा कि इसके पॉसिबल ऑर्डर फाइंड आउट हमें करना है। अभी तक तो एलिमेंट हमारे पास 8 थे, लेकिन अब एलिमेंट हमारे पास है 16। पॉसिबल ऑर्डर हम फाइंड आउट अगर करेंगे यहाँ से, तो देखो पॉसिबल ऑर्डर फाइंड आउट करने का मेथड क्या है, कंडीशन तो सेम है बिल्कुल, एज इट इज क्वेश्चन भी है कि ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ रोज मल्टीप्लाई नंबर ऑफ कॉलम्स। तो नंबर ऑफ रोज यानी अब हमें 16 एलिमेंट चाहिए, तो 16 एलिमेंट अगर हमें चाहिए तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यानी कि 1 मल्टीप्लाई 16, पहला पॉसिबल ऑर्डर तो यही हो गया। सेम कंडीशन यानी 2 यहाँ से लिख सकते हो 2 मल्टीप्लाई 8, अभी हमें 16 मिल रहा है। थर्ड पॉसिबल ऑर्डर क्या है, 3 की टेबल में तो 16 आने पॉसिबल ही नहीं है, 4 की टेबल की बात करना तो 4 मल्टीप्लाई 4 पॉसिबल ऑर्डर, ठीक है। इनका प्रोडक्ट 16 के इक्वल आना चाहिए। इसके पॉसिबल ऑर्डर्स क्या होंगे, 5 में पॉसिबल नहीं है, 6 में भी नहीं है, 7, अब 8 यानी यहाँ से तुम लिख सकते हो 8 मल्टीप्लाई 2, ठीक है, 16 आ गया, ये तो बन ही चुका है। अब यहाँ पर आ गया 16 मल्टीप्लाई 1, देखो यहाँ से ये इसके पॉसिबल ऑर्डर हो गए। पहला हो गया 1 16 2 8 4 4 और 8 2 और 16 और 1। तो इससे इस क्वेश्चन से हमें ये समझ में आता है कि हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि कोई भी मैट्रिक्स हमें गिवन अगर उसके टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स अगर गिवन कर दिए गए हैं तो पॉसिबल ऑर्डर कैसे फाइंड आउट कर पाएंगे। अच्छा स्टूडेंट, इसी के साथ क्वेश्चन हमें यहाँ पर दिया गया है सेकंड क्वेश्चन, समझो सभी, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन बोला गया कंस्ट्रक्ट ए मैट्रिक्स 3/2, मतलब ऑर्डर हमें दे दिया गया, यानी कि क्वेश्चन को जब हम सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन करने का मेथड क्या है कि हमें एक मैट्रिक्स कंस्ट्रक्ट करनी है। एक मैट्रिक्स को हमें यहाँ से कंस्ट्रक्ट करना है जिसका ऑर्डर होना चाहिए 3/2। 3/2 का मतलब क्या है, 3/2 का मीनिंग है कि रोज हमारे पास होनी चाहिए 3 और कॉलम्स हमारे पास होने चाहिए 2, यानी ऐसे हमें एक मैट्रिक्स यहाँ से कंस्ट्रक्ट करनी है जिसमें रोज होनी चाहिए 2 और 3 और कॉलम्स होने चाहिए 2। तो यानी कि अगर हम इसको लिखेंगे यहाँ पर तो हो जाएगा A11 A12 A21 A22 A31 और A32, देखो यहाँ से, यानी ये हमारे पास हो गई R1, ये हो गया हमारे पास R2 और ये हो गया हमारे पास R3, ये हमारे पास हो गया C1 और ये हमारे पास हो गया C2। सुनो पहले इधर क्या बोला गया क्वेश्चन में कि हमें एक ऐसी मैट्रिक्स को कंस्ट्रक्ट करना है जिसमें रोज हमारे पास होनी चाहिए 3 और कॉलम्स हमारे पास होने चाहिए 2। तो रोज हमारे पास कितनी हो गई 3 और कॉलम्स हमारे पास कितने हो गए यहाँ पर 2। तो अब हमें करना क्या है यहाँ से, लेकिन उन्होंने कंडीशन भी दे दी है कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए हमें यहाँ से नंबर्स को फाइंड आउट करना है। तो देखो यहाँ से जब हम यहाँ से A11 निकालेंगे, इसके अकॉर्डिंग A11 निकालेंगे, ये मॉड लगा हुआ है, मॉडुलस ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। कैसे देता है उसकी कंडीशन हम लोगों ने 11th क्लास में बताई थी कि मॉडुलस पॉजिटिव वैल्यू सिर्फ इसलिए देता है क्योंकि अगर उसके अंदर कोई भी निगेटिव वैल्यू है देन भी मल्टीप्लाई -1, तो कोई भी पॉजिटिव वैल्यू है यानी कि इफ द वैल्यू इज ग्रेटर देन 0 देन मल्टीप्लाई बाई 1 एंड लेस देन 0 देन मल्टीप्लाई बाई -1। सो मॉडुलस इज ऑलवेज गिव द पॉजिटिव वैल्यू, मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देता है। तो इसका लॉजिक हम लोगों ने 11th क्लास में ही पढ़ा था, एक फंक्शन हमारे पास। अच्छा तो यहाँ पर आ गया 1 1, तो 1 1 का मतलब I और J, I और J यहाँ पर है, I रिप्रेजेंट करेगा रो को और J रिप्रेजेंट करेगा कॉलम को। तो यहाँ पर भी 1 है और ये भी 1, I और J दोनों की वैल्यू 1 है। तो यानी जब हम इसको यहाँ पर पुट करेंगे तो 1 - 3 मल्टीप्लाई 1, यानी देन आप सॉल्व जब इसको करेंगे तो हो जाएगा 1 - के 3 में से 1 को माइनस करेंगे 2, तो 2 का मतलब है मॉडुलस 12 के, इसका मतलब यहाँ आ गया 1, ठीक है। अच्छा इसी के साथ अब जैसे A12 है, तो जब A12 जब हम पुट करेंगे तो यहाँ आएगा 1 क्योंकि I तो 1 दिया गया और यहाँ 3 मल्टीप्लाई 2, तो यानी ये हो जाएगा 1, तो ये हो जाएगा 1 - के 6 का मतलब है -5 है, लेकिन मॉडुलस से वैल्यू हम बाहर करेंगे तो प्लस का यानी 5/2। इसी तरह से देखो यहाँ से A21 सभी को हम यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे। A21 तो 2 का मतलब अब I की वैल्यू हो गई है 2 और ये वैल्यू हो गई है 1, तो यानी हो जाएगा 2 - के 3, तो तब भी यहाँ पर आंसर आएगा माइनस का 1/, माइनस क्यों प्लस, क्योंकि मॉडुलस हमेशा पॉजिटिव वैल्यू देगा, तो ये हो गया हमारे पास 1/2। इसी तरह से 2 2, जब हम यहाँ से हम 2 और 2 पुट करेंगे तो यहाँ पर ही आ जाएगा 2 - 3 मल्टीप्लाई 2, यानी यहाँ आ जाएगा 1/2 और 2 - के 6। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो -4 आएगा, मॉडुलस के बाद पॉजिटिव आ जाएगा, तो इससे इसको कट कर दो, आंसर यहाँ से आ गया 2।
इसी तरह से लास्ट है यहाँ पर 3 1 3 1। ठीक है, अब इसके बाद हम यहाँ पर करेंगे 3 1, तो 1 और 2, 1 और 2 का मतलब है यहाँ पर, अब यहाँ रख देंगे हम 3 और ये हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई 1, तो यानी ये हो जाएगा यहाँ पर 3 माइनस के 3, तो ओवरऑल आंसर यहाँ से आ गया 0। क्लास 12th में हो तो ये सॉल्यूशन तो बिल्कुल ईजी है, सभी को आने चाहिए कैसे इन सॉल्यूशंस को हम कर रहे हैं। ठीक है, 3 मल्टीप्लाई 2, तो 1/2 और 3 में से 6 को माइनस करेंगे अगर हम, 3 माइनस 6 यानी माइनस का 3 मॉडुलस बार आ जाएगा तो प्लस 3/2। तो देखो यहाँ से हमने A11, A12, 21, 22, 31 एंड 32 इन सभी की वैल्यू को हमने यहाँ से फाइंड आउट कर लिया है। अब ओवरऑल जो भी वैल्यू निकले इन सभी वैल्यूज को हम इसमें पुट कर लेंगे, देन रिक्वायर्ड द मैट्रिक्स, जिस मैट्रिक्स को हमें कंस्ट्रक्ट करना था वो मैट्रिक्स हमें मिल जाएगी। देखो यहाँ से पुट कर दो, यहाँ पर मान लो ये कोई मैट्रिक्स ए थी हमारे पास, ठीक है, तो ए हमने इसको नाम दे दिया यहाँ पर A11 हमें दिया गया 1, A12 निकला है 5/2, 21 हमें दिया गया 1/2 और 22 दिया गया 2, 31 0, 32 3/2। ठीक है, दैट इज द रिक्वायर्ड मैट्रिक्स फॉर द गिवन कंडीशन। अच्छा, तो हम लोगों ने 2 क्वेश्चंस को सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब आगे हम कंसेप्ट की तरफ मूवमेंट करते हैं। हमारे पास समय बहुत ही ज़्यादा कम है, इसलिए हम कम समय में ज़्यादा मटेरियल प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। तो अब इसके बाद टॉपिक हमारे पास आता है टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स। टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स, टाइप्स ऑफ मैट्रिक्स में फर्स्ट टाइप है हमारे पास जिसको हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स, ठीक है, एक बार एग्जांपल इसका हम देखते हैं, उसके बाद हम इसकी डेफिनेशन और जनरल रिप्रेजेंटेशन को भी हम लिखेंगे। रो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या है? रो मैट्रिक्स का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट्स हमें गिवन होंगे वो केवल रो में होंगे, यानी कि सिंगल रो। यानी इसको अगर हम लिखना चाहें तो केवल इस तरह, जैसे मान लो मैं लिख यहाँ पर 2 3 4, ये हमारी क्या हो गई है? रो हो गई है। तो रो का मतलब है कि 1 2 3 4, तो 2 3 4 का मतलब है मेरे पास रो है 1। समझो पहले इस चीज को, केवल हम कॉलम की बात करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जब हम रोज को रिप्रेजेंट करेंगे तो यहाँ पर जो कॉलम है, ठीक है, देखो यहाँ से 2 3 और 4, तो रो तो हमारे पास हो गई यहाँ पर 1 और कॉलम हमारे पास कितना हो जाएगा, क्योंकि 3 कॉलम है तो ये हो जाएगा 1 क्रॉस 3। हम नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स के बारे में बात करेंगे। तो नंबर ऑफ रोज क्या होती है, नंबर ऑफ कॉलम क्या होती है। रो मैट्रिक्स का मतलब है केवल यहाँ पर एक रो होगी, जिसको बोलते हैं 1 रो। क्लियर है? रो मैट्रिक्स का मीनिंग क्या होता है वो इस एग्जाम्पल से समझो। 1 रो, अगर इसके हम जनरल जिसको बोलते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा इसका? देखो यहाँ से मान लो ये मैट्रिक्स हमारे पास ए थी, तो ए इज इक्वल टू ए आई और जे। मतलब क्या है यहाँ पर? आई और जे, आई रिप्रेजेंट रो एंड जे रिप्रेजेंट कॉलम। अब आई इज ऑलवेज 1 इन रो मैट्रिक्स। आई का मतलब है कि ये रो है, तो रो मैट्रिक्स में आई की वैल्यू हमेशा 1 होगी। यानी कि अब जब इसके हम ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स लिखेंगे तो अब आप लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई, जब सपोज करो जे, तो जे का मतलब मान लो एन है, तो 1 मल्टीप्लाई एन, 1 मल्टीप्लाई एन का मतलब है, और कंडीशन यहाँ पर शो करोगे आई इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1, देन जे, तो जे का मतलब है 1 इज लेस देन इक्वल टू जे इज लेस देन इक्वल टू एन। ये कंडीशन यहाँ पर हमें इसकी यहाँ पर शो करनी पड़ेगी। रो मैट्रिक्स क्या होती है? क्लियर है? कंडीशंस क्या है वो भी समझ में आना चाहिए। कंडीशंस के बारे में क्लियर होना चाहिए कि हम किस तरह से कंडीशन यहाँ पर लिख रहे हैं। ठीक है, इसको रेस करके थोड़ा सा आगे लिख दे रहे हैं, जिससे कंडीशन के बारे में समझ में आना चाहिए। When I is equal to 1 and 1 is less than equal to j is less than equal to n, this is required condition या जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रो मैट्रिक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास टाइप आएगा कॉलम मैट्रिक्स। जिस तरह से रो मैट्रिक्स है सेम कंडीशन है कॉलम मैट्रिक्स। रो मैट्रिक्स में 1 रो थी, तो कॉलम मैट्रिक्स में यहाँ पर क्या क्या होगा? केवल 1 कॉलम होगा। समझो पहले इस चीज को, क्या यहाँ पर बताना चाह रहे हैं हम कि रो मैट्रिक्स 1 रो, देन कॉलम मैट्रिक्स 1 कॉलम। तो 1 कॉलम यानी एग्जाम्पल की अगर हम बात करें यहाँ पर, तो एग्जाम्पल तो बिल्कुल एज इट इज होगा। अभी यहाँ पर रो थी, अब यहाँ पर कॉलम होगा। मान लो कोई बी एक ऐसी मैट्रिक्स है, तो 2 3 और 4, मान लो ये हमने दोबारा से लिख दिया यहाँ पर, एक कॉलम है कि ओनली C1, लेकिन रो R1
R2 और R3। क्लियर है? तो इसका लिखने का ये मेथड हो गया। जब इनके हम जनरल रिप्रेजेंटेशन के बारे में बात करेंगे, जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो देखो यहां से, तो V इज इक्वल टू A, I और J, जिसमें I तो यहां पर M के इक्वल होगा, लेकिन J इज ऑलवेज 1, क्योंकि ये कॉलम मैट्रिक्स है। रो मैट्रिक्स में रो हमेशा एक होनी चाहिए, कॉलम मैट्रिक्स में कॉलम हमेशा 1 होना चाहिए, वो भी अंडर द गिवन कंडीशन। लिख सकते हो यहां पर व्हेन I यानी 1 इज लेस देन इक्वल टू I और I इज लेस देन इक्वल टू M, और लेकिन J इज ऑलवेज इज इक्वल टू 1। ये इसकी अप्लाइड कंडीशन हो गई, जिसको हम बोलते हैं जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ कॉलम मैट्रिक्स। अच्छा, इसी तरह से अब थर्ड टाइप है इसका, फर्स्ट था रो मैट्रिक्स, सेकंड कॉलम मैट्रिक्स, अब थर्ड है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स क्या है इसमें समझो पहले इस चीज को। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का मतलब है m इज नॉट इज इक्वल टू n, यानी कि m की वैल्यू n के इक्वल नहीं होगी। एग्जाम्पल इसका क्या है, देखो यहां से मैंने यहां पर इसका एक एग्जाम्पल ले लिया, जैसे 2, 3, 4, 5, 6 और 7। तो देखो यहां से रो हमारे पास R1 एंड R2, और ये हमारे पास C1, ठीक है, C2, C3, तो ये हो जाएगा 2 × 3, दैट्स मीन ये हमारे पास है m और ये हमारे पास है n, और नॉट इक्वल टू। इसको हम लोग बोलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स के बारे में बता दिया है कि इस केस में m है वो n के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसका जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा? जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, मान लो कोई मैट्रिक्स हमारे पास A है, ये वाली मैट्रिक्स हमने यहाँ पर A मान ली, तो रिप्रेजेंटेशन जब इसको रिप्रेजेंट करोगे तो यानी ये हो जाएगा यहाँ पर I और J, A इज इक्वल टू A, I और J, और लिखोगे यहाँ पर ऑर्डर इसका M N है, और व्हेन कंडीशन शो कर दो M इज नॉट इक्वल टू N, M है वो कभी भी N के इक्वल नहीं होना चाहिए। अगर M N के इक्वल नहीं है तो इसका मतलब वो हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स ही होगी, ठीक है। इसके बाद हम बात करेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स की। थर्ड टाइप है हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। अब यहाँ पर फोर्थ पार्ट हमारे पास आएगा स्क्वायर मैट्रिक्स। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या है पहले इसको भी देखो। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में m इज नॉट इक्वल टू n, देन स्क्वायर मैट्रिक्स m इज ऑल्सो इक्वल टू n। m है वो किसके इक्वल होना चाहिए? यहाँ पर n के इक्वल होना चाहिए। तो इससे हमें ये समझ में आता है कि m जब n के इक्वल है तो नंबर ऑफ रोज एंड नंबर ऑफ कॉलम्स दोनों ही हमारे यहाँ पर सेम होंगे। अच्छा, एक एग्जांपल देखो, एग्जांपल से हम इसको समझते हैं। एग्जांपल सिर्फ हम इसीलिए यहाँ पर बता रहे हैं क्योंकि एग्जांपल से डीपली और अच्छा क्लियर होगा। फिर भी अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट बॉक्स में आप हमें बताएं, ठीक है। स्क्वायर मैट्रिक्स, मान लो कोई हमने एक मैट्रिक्स यहाँ पर मान ली B, 2, 3, 4, 5, ये देखो हमने यहाँ पर लिख दिया। ये हमारे पास हो गया R1, ये हमारे पास हो गया R2, ये हमारे पास हो गया C1 एंड ये हो गया C2, यानी 2 × 2। ये होता है हमारे पास M और ये होता है हमारे पास N, तो M इज इक्वल टू N। ये कौन सी मैट्रिक्स होगी हमारे पास? स्क्वायर मैट्रिक्स। तो स्क्वायर मैट्रिक्स में आप समझ में आना चाहिए कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स हमेशा ही सेम रहते हैं। अच्छा, जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होता है? मान लो V कोई मैट्रिक्स थी हमारे पास, A, I और J, ठीक है, और M और N ऑर्डर था। लिखोगे यहाँ पर वेयर M इज इक्वल टू N। कंडीशन हमें शो करनी है, जो भी हमें सिचुएशन यहाँ पर गिवन है, ठीक है, वो हमें सभी शो करना है। एक बार दोबारा से हम इसको देखते हैं। फर्स्ट में हमने बताया था रो मैट्रिक्स, केवल रो हमारी 1 होनी चाहिए। कॉलम मैट्रिक्स, कॉलम 1 होना चाहिए। और देन रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, m इज नॉट इक्वल टू n। ध्यान रखना इस चीज़ को, ये एक एक नंबर के क्वेश्चन आएंगे जब भी MCQs हम अटेम्प्ट करेंगे, तो उसमें यही जनरल कंसेप्ट होगा मैट्रिक्स का। तो यार 2 से 3 क्वेश्चन हमेशा मिलते हैं। तो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स m इज नॉट इक्वल टू n एंड स्क्वायर मैट्रिक्स m इज इक्वल टू n। ये जो भी हम जनरल रिप्रेजेंटेशन जो यहाँ पर हम लिखा रहे हैं, ये इसलिए मोस्ट इंपोर्टेंट है क्योंकि अगर यही MCQ में अगर आ गई तो हमें ये समझ में आना चाहिए कि ये सिचुएशन, ये कंडीशन हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स की है या ये कंडीशन हमारी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स की है।
अच्छा, इसके बाद हम लोगों ने बात की है स्क्वायर मैट्रिक्स की, तो स्क्वायर मैट्रिक्स के अब टैब्स के बारे में भी बात करेंगे। तो स्क्वायर मैट्रिक्स के टैब्स के बारे में बात करने से पहले हमें डायगनल एलिमेंट्स पता होने चाहिए। स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं, तो हम यहां पर लिखेंगे डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स कि स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट्स क्या होते हैं। ठीक है, तो मान लो कोई हमारे पास एक मैट्रिक्स है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। समझो पहले इधर केवल कंसेप्चुअल है, केवल कंसेप्ट बताने के लिए मैट्रिक्स हमने लिख दी, वो अलग चीज़ है कि डायगनल मैट्रिक्स क्या होती है। ठीक है, हम यहाँ पर डायगनल मैट्रिक्स की बात नहीं करेंगे, केवल डायगनल एलिमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो जिस तरह से एक हमारा रेक्टेंगल है, रेक्टेंगल के ये डायगनल्स होते हैं, ये 2 डायगनल्स होते हैं, तो इन्हीं के अंदर जो भी एलिमेंट्स हमारे आएंगे वही हमारे डायगनल एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, लेकिन इतना ध्यान रखना, हम लोग यहाँ से स्टार्टिंग नहीं करेंगे, हम लोग स्टार्टिंग से स्टार्ट करेंगे। तो पहला डायगनल यहाँ पर ये बनेगा, देखो यहाँ से ये बना है, तो इन्हीं को ही हम बोलेंगे, जितने भी एलिमेंट इस लाइन से कट हुए हैं दैट इज द डायगनल एलिमेंट्स ऑफ ए स्क्वायर मैट्रिक्स। ये स्क्वायर मैट्रिक्स के डायगनल एलिमेंट्स होंगे। जैसे देखो यहाँ से ये फर्स्ट है A11, जैसे 1 हो गया, ये क्या है यहाँ पर 5, और वो भी किस पर है, दूसरी रो है और दूसरा ही कॉलम है, तो A22 ये हो गया हमारे पास 5। थर्ड रो थर्ड कॉलम तो A33 ये हमारे पास हो गया 9। तो देखो ये सब हमारे हैं डायगनल एलिमेंट्स। अच्छा, तो इसमें एक चीज और भी कॉमन आई है, जो चीज हमें समझ में आ रही होगी कि हमें इसमें क्या समझ में आ रहा है, A11 A22 और A33, यानी जो वैल्यू आई की है वही वैल्यू जे की है, जो वैल्यू आई की है वही वैल्यू जे की है, जो वैल्यू आई की है वही वैल्यू जे की है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं डायगनल एलिमेंट्स जो भी हमारे होते हैं तो उसमें I इज ऑलवेज इज इक्वल टू जे। बिना देखे ही अब हम लिख सकते हैं A11 A22 A33 A44 A55, यानी I और J दोनों ही आपस में इक्वल होंगे। अगर जिस केस में इक्वल हैं वही डायगनल एलिमेंट्स होंगे उस मैट्रिक्स के। ठीक है, अच्छा, इसके बाद हमारे पास हम लोगों ने डायगनल एलिमेंट्स पढ़ लिए हैं उसके, डायगनल स्क्वायर मैट्रिक्स के। अब हम लोग पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। तो फर्स्ट टाइप इसमें क्या है, जिसको हम लोग बोलते हैं डायगनल मैट्रिक्स। अभी इससे जस्ट पहले हमने इसके बारे में पढ़ा था, डायगनल मैट्रिक्स। डायगनल मैट्रिक्स क्या है, एक बार डायगनल मैट्रिक्स को समझो। एग्जाम्पल से पहले समझते हैं, डेफिनेशन को बाद में लिखेंगे, एग्जाम्पल से ही हम डेफिनेशन को बनाएंगे। तो इसलिए इंपॉर्टेंट यहाँ पर एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल से भी इंपॉर्टेंट इसका कंसेप्ट है कि जब तक आप कंसेप्ट को क्लियर नहीं करेंगे तब तक डेफिनेशन या किसी के बारे में हम बिल्कुल भी नहीं लिख पाएंगे। तो देखो यहाँ से एग्जाम्पल क्या है, मान लो एक मैट्रिक्स हमारे पास ए है 0 1 0 0 0 2 0 0 0 3। समझो पहले इधर डायगनल एलिमेंट्स हमें गिवन है। स्क्वायर मैट्रिक्स इसलिए है क्योंकि m इज इक्वल टू n, 3 रोज हैं और 3 कॉलम हैं, तो केवल डायगनल एलिमेंट्स ही हमारे पास हैं। बाकी जितने भी नॉन डायगनल पोजीशन पर हैं वो सभी एलिमेंट्स हमारे कैसे हो गए, 0 हो गए। तो यानी हम यहाँ पर लिख सकते हैं इन आ स्क्वायर मैट्रिक्स ऑल नॉन डायगनल या ऑल नॉन स्क्वायर एलिमेंट्स आर 0। यानी हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं इन आ स्क्वायर मैट्रिक्स all non-diagonal elements are 0। जो नॉन डायगोनल पोजीशन में वो सभी एलिमेंट्स कैसे हमारे 0 हैं। तो ये हमारी स्क्वायर मैट्रिक्स हो गई। जो डायगोनल मैट्रिक्स है स्क्वायर मैट्रिक्स के टाइप्स में, वो ये डेफिनेशन है हमारी कि जितने भी नॉन डायगोनल पोजीशन पर एलिमेंट्स हैं वो सभी हमारे यहाँ पर 0 होंगे। ठीक है, बाकी डायगोनल एलिमेंट्स हमें गिवन है, ये हमारा डायगोनल है तो ये सभी एलिमेंट्स हमें गिवन, केवल इनको छोड़कर बाकी सभी एलिमेंट 0 हैं, जिसको हम लोग बोलेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। ठीक है, अब जनरल रिप्रेजेंटेशन की अगर हम बात करें, जनरल रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ से
यानी यहाँ से तुमने लिख दिया ए आई और जे, समझो पहले इधर ए आई और जे 3x3 की मैट्रिक्स ना करके हमने यहाँ लिख दिया m मल्टीप्लाई n, क्योंकि नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम सेम होंगे। अब जब नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम जब सेम होंगे, लेकिन यहाँ पर हम सिचुएशन को लिखेंगे कि कौन कौन से नॉन डायगोनल पोजीशन पर जीरो कैसे है या किस पर जीरो नहीं है, तो वो भी हमें यहाँ पर शो करना पड़ेगा। तो तुम यहाँ पर लिख दोगे व्हेन ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, ए आई जे इज इक्वल टू जीरो। अगर ये जीरो है तो इसका मतलब यहां पर ये है व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। देखो यहां से आई इज नॉट इक्वल टू जे, अगर नॉट इक्वल वाली कंडीशन है तभी तो यहां पर जीरो है। जैसे 1 2 1 3, 2 2 1 2 3 3 1 3 2 नॉन इक्वल है इसलिए जीरो हो गए। अब यहां पर है हमारे पास ए आई जे नॉट इक्वल टू जीरो, अगर नॉट इक्वल जीरो की बात करें तो यहाँ आ जाएगा आई इक्वल टू जे। दैट इज द जनरल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायगोनल मैट्रिक्स इन द टाइप्स ऑफ स्क्वायर मैट्रिक्स। ठीक है, किसको मैंने किस तरह से यहाँ पर लिखा है ये चीज़ पहले देख लो। ये केवल इतना ही कंसेप्ट लिखे आएगा क्वेश्चन में, जो हमें ऑप्शनल क्वेश्चन में सॉल्व करना होगा। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आना चाहिए कि कंडीशन क्या है इसमें, कि हम इसको कैसे लिख देते हैं। हमने देखो यहाँ से ए आई जे इज इक्वल टू जीरो, तो अगर ये जीरो है तो आई इज नॉट इक्वल टू जे, यानी आई और जे दोनों की वैल्यू आपस में बराबर नहीं। जैसे देखो यहाँ पर ये जीरो है, तो जीरो कब है, क्योंकि ये यहाँ पर पहली रो है दूसरा कॉलम है, पहली रो तीसरा कॉलम। देखो यहाँ पर आई और जे दोनों ही डिफरेंट हैं, आई और जे दोनों ही डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट केस में हमें एलिमेंट जीरो मिलेगा और सेम केस में एलिमेंट नॉन जीरो के इक्वल होगा, और यही हमारी होती है डायगोनल मैट्रिक्स। इसके बाद हम बात करेंगे सेकेंड मैट्रिक्स, जिसको हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। एक बार एग्जांपल को हम यहाँ पर लिखते हैं, उसके बाद डेफिनेशन को भी शो करेंगे यहाँ पर। अच्छा, स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, जैसे देखो यहाँ से एग्जांपल क्या है इसका। एग्जांपल इसका हमें मान लो कोई मैट्रिक्स हमारे पास बी है, तो 2 0 0 0 2 0 0 0 2, यानी कि हम यहाँ पर क्या लिख सकते हैं। सबसे पहले इस एग्जाम्पल को देखने में ही समझ में आया होगा कि क्वेश्चन आखिरकार मैट्रिक्स में क्या कंडीशन बन गई, क्या सिचुएशन बन गई है कि जो हमारी ये स्केलर मैट्रिक्स है। तो यानी हम यहाँ पर ये लिख सकते हैं इट इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स, सॉरी इट इज़ ए, मतलब ये भी एक डायगोनल का ही टाइप है, क्योंकि इसलिए मैंने यहाँ पर डायगोनल मैट्रिक्स बोल दिया। इट इज़ ए डायगोनल मैट्रिक्स, ठीक है, हुज ऑल एलिमेंट्स आर सेम। ये एक डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट्स कैसे हैं, सेम है। इसको हम लोग बोलेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यानी यहाँ पर लिखोगे इट इज ए टाइप ऑफ, ये लिख सकते हो इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, इट इज ए डायगोनल मैट्रिक्स, डायगोनल मैट्रिक्स whose all elements are same, all elements are same। ये एक हमारी डायगोनल मैट्रिक्स है जिसके सभी एलिमेंट सेम है। जब इसके सभी एलिमेंट सेम होंगे तो सभी एलिमेंट सेम का मतलब क्या है, अभी यहाँ पर डिफरेंट कंडीशन तो नहीं होगी, आई और जे दोनों ही आपस में इक्वल हैं और इनके एलिमेंट भी सेम है, तो ऐसी मैट्रिक्स को हम लोग बोलते हैं स्केलर मैट्रिक्स। अब जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसकी, तो जनरल रिप्रेजेंटेशन देख लो यहाँ से। जनरल रिप्रेजेंटेशन देखो यहाँ से, ये तो समझ में आ गया हो। नॉन डायगोनल पोजीशन पर तो जीरो है ही, तो नॉन डायगोनल पोजीशन जीरो का मतलब क्या, मान लो बी कोई मैट्रिक्स है ए आई और जे एम और एन ऑर्डर की, ठीक है। तो अब यहाँ पर सिचुएशन क्या लिखेंगे, आई और जे इज इक्वल टू जीरो। ये जीरो के जब इक्वल होंगे, जब तुम यहाँ पर क्या लिखोगे, व्हेन आई इज नॉट इक्वल टू जे। जब आई जे के इक्वल नहीं होगा तो आई और जे जीरो के इक्वल हो गया। अभी मैंने जस्ट पहले ये समझाया था, बिल्कुल एज इट इज कंडीशन यहाँ पर भी है। लेकिन जब हम सेकंड केस करेंगे यहाँ पर आई जे इज इक्वल टू के, के का मतलब है कोई भी कांस्टेंट नंबर। अच्छा, यहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है नीचे, इसको एक बार ऊपर से देखते हैं, ठीक है। ये तो वीडियो को पॉज करके या स्क्रीनशॉट या इसको नोट कर लेना, ठीक है। इसको हम ऊपर से लिखते हैं। देखो यहाँ से जनरल रिप्रेजेंटेशन क्या है इसका, वो एक बार देखो दोबारा से स्केलर मैट्रिक्स का। देखो यहां से बी कोई मैट्रिक्स है आई और जे, यानी एम जिसमें एम रोज हैं और एन कॉलम है। ये जनरल रिप्रेजेंटेशन में भी एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स से मैं एड्रेस ऑफ मैट्रिक्स में मैंने लिखाया था ना, एम और एन,
तो हम जनरली मान लेते हैं कि m रोज हैं और n है हमारे पास कॉलम। तो देखो यहाँ से अगर आई जे 0 के इक्वल है तो आई जे 0 के इक्वल सिर्फ एक ही केस में होगा, जब i इज नॉट इक्वल टू जे, एंड आई जे इज के इक्वल है तो व्हेन i इज इक्वल टू के का मतलब है एनी कांस्टेंट नंबर, एनी कांस्टेंट नंबर, के कोई भी कांस्टेंट नंबर हो सकता है, ठीक है। इस पूरे चैप्टर में, इस पूरे लेक्चर में जो फर्स्ट लेक्चर हमारा है वो केवल इंट्रोडक्शन वीडियो होगी एक्सरसाइज 3.1 की, इसलिए सबसे पहले मोस्ट इंपॉर्टेंट है लेक्चर फर्स्ट, क्योंकि जितने भी हम लेक्चर यहाँ पर बनाएंगे सबसे पहले इंट्रोडक्शन वीडियो होगी और लास्ट टाइम पूरी एनसीईआरटी को हम सॉल्व भी कराएंगे और एडवांस क्वेश्चंस को भी हम अटेम्प्ट करेंगे।